नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 63 पन्नों का ये पूरा का पूरा बजट प्रस्ताव जो आज मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर पढ़ा गया, इस 63 पन्नों में हर उस चीज को शायद छूने की कोशिश की गई जिससे प्रदेश के नागरिकों का विकास हो सके, हरियाणा विकास के पथ पर और अग्रसर हो सके। समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बजट हमने लगातार आपको दिखाई, अब विश्लेषण का दौर है कि इस बजट में कमियां कितनी हैं, खामियां कितनी हैं, ये बजट अप टू द मार्क कितना है और इस बजट से प्रदेश का विकास कितना होगा। इन तमाम चीजों का विश्लेषण इस वक्त करने की जरूरत है ताकि आप भी समझ पाएं कि इस बजट से उनका कितना फायदा होने वाला है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप से निकाला है हमने ये स्टेटमेंट, उसको एक बार सुनिए ताकि थोड़ा सा आपको फिर से आप चीजों को रिकॉल कर पाए। बजट अनुमान 21-22 6,110 करोड़ रुपए का व्यय 2021 के 5,052 करोड़ रुपए की तुलना में 20.9% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिव्यय में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। जी, विपक्ष को सुनना भी जरूरी है। पहले कुमारी शैलजा को सुनिए, उसके बाद किरण चौधरी को। 2 करोड़ का जुमला इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी दिया था, कितना पूरा किया? आज आप ये फिर 50,000 की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, निजी क्षेत्र के बारे में आप बात करते हैं लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं, नया कुछ आ नहीं रहा, उसमें भी आप कहते हैं कैप लगाने की बात करते हैं। सरकारी नौकरियां हैं, उसमें आप नौकरी दे नहीं पाते, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते नहीं हैं, बाहर के लोगों को आप नौकरियां देते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, ये 50,000 नौकरी की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे राज्य के युवाओं को देंगे आप या कहीं के भी लोगों को देने की बात कर रहे हैं? सारा खाना पूर्ति होने जा रहा है। आप भी जानते हैं सर, प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है। जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन जो है पूरी तरह से इन्होंने जो है इनके हाथ से बाहर निकल चुका है। आज 2 लाख करोड़ के अंदर जो है हम कर्ज में डूबे हुए हैं और इसमें से आधे करीब आधा जो है वो कर्ज जो है चुकाने के लिए पैसा जाता है। तो ये क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ जो है दिखावे की बातें जरूर करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो प्रोमिसेस हैं, 5,100 जो इन्होंने कहा था कि पेंशन, बुढ़ापा पेंशन करेंगे, वो इनको पूरी करनी चाहिए। साथ की साथ जो है 10,000 और 9,000 रुपए जो इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने का बेरोजगारों को, वो इन्होंने आज तक नहीं दिया है, तो वो इनको देना चाहिए पूरा। तो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,42,000 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 20-21 में। पिछले साल जो था ये एग्रीकल्चर अलाइंस का 4.2% था, इस साल वो घटाकर 3% कर दिया। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 थी, जो 2019-20 में थी ये, तो वो भी 20-21 में भी कम हुई और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि कोरोना की वो है। जी, सत्ता पक्ष का बयान भी सुन लिया आपने, विपक्ष का बयान भी सुन लिया, आकलन आपने सुन लिया। बजट की कॉपी मेरे पास है। 4 खास मेहमान मेरे साथ हैं। पहले मिलवाता हूं चारों खास मेहमानों से, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जिंदल जी आपका।
रंजीता मेहता जी बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की तरफ से मनदीप बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र चंदेलिया जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आकाश जिंदल जी, मैं एक रिएक्शन आपका चाहता हूँ। इस बजट को किस तरीके से देखा जाए? कोरोना काल में एक बजट पेश करना अपने आप में चुनौती है, उसके बाद इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? करता हूं और पिछले 20 साल से सब जगह मैं मार्क्स देता हूं बजट को। तो इस बजट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड, पहला है वेलफेयर रिलीफ और दूसरा है ग्रोथ। वेलफेयर एंड रिलीफ में इस बजट को मैं 100 में से 90 दूंगा। आम आदमी को राहत पहुंचाने की, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने की, आम आदमी का भला सोचने की कोशिश की गई है जहां भी पॉसिबल है। अब बात आ जाती है दूसरी, बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, वो है ग्रोथ। ग्रोथ के मामले में मेरे हिसाब से नहीं कर रहा। 100 में से 50 ग्रोथ के लिए। देखिए वेलफेयर की बात करें, ये है आज जो है किसान किसान मित्र की बात की गई है, की बात की गई है, बेड्स की बात की गई है, ये एक टूर्नामेंट की बात की गई है, एजुकेशन के लिए नए इनिशिएटिव, के लिए नए इनिशिएटिव, बहुत सी चीजें जो हैं इसमें रखी गई हैं जो जनता को रिलीफ दे। कोरोना का वक्त था, जनता को रिलीफ मिलना भी चाहिए था, लेकिन हरियाणा जैसी स्टेट से हमें बहुत बहुत ग्रोथ की उम्मीद थी। वो ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं दिख रही। देखिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए सॉफ्ट इंसेंटिव स्टिमुलस होना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री वो है जो रोजगार देगी। आज हरियाणा का नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ आकाश जिंदल जी, हम लौट रहे हैं आपके पास तुरंत। कुछ नेटवर्क में इशू है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन आपने ग्रोथ के लिहाज से ये कहा कि सरकार और बेहतर इसमें इस बजट में किया जा सकता था ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन जहां तक राहत देने की बात है, आम लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की गई है जहां भी संभावना थी वहां। आकाश जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए अब क्या है, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए सॉफ्ट इंसेंटिव और स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए था। हरियाणा ऐसी जगह है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की तरफ से बार बार कहा गया, हरियाणा में आज अगर ग्रोथ मिली है गुड़गांव को, तो मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स का उसमें कोई रोल नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो ऑटो पायलट मोड पे ग्रो किया है। क्यों कर ऐसा नहीं हम फरीदाबाद को उसी तरीके से ग्रो कर पाए आईटी और बीपीओ में? क्यों कर ऐसा नहीं है कि सोनीपत और बहादुरगढ़ जो अगेन दिल्ली से सटे हुए हैं वहां इंडस्ट्री को उस तरीके से ला पाए? क्यों कर ऐसा नहीं है कि पंचकुला जैसी जगह जहां अगेन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको आईटी बीपीओ के मामले में हम इतनी ग्रोथ दे पाए? आज बात की गई है कि 2 नए फिल्म सिटी आएंगे, पिंजौर में, गुरुग्राम में। अब उसके ऊपर मेरे कई सवाल हैं जो है सरकार से पूछना चाहूंगा। ऑलरेडी यूपी सरकार ने अनाउंस किया हुआ है फिल्म सिटी के लिए कि फिल्म सिटी आएगा एक ग्रेटर नोएडा के पास। तो ऑलरेडी बॉम्बे से वहां पे फिल्म सिटी आने को लेके रेजिस्टेंस है कि फिल्म सिटी किस तरीके से आ पाएगा, कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो 2 नए फिल्म सिटी और हरियाणा में लाना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? क्या प्रैक्टिकली हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? ये कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान हमारे सामने आता है। उसके अलावा आज आप देखिए डीजल प्राइसेस एक बहुत बड़ा रिलीफ बना हुआ, बहुत बड़ा इशू बना हुआ था जिसमें हमें रिलीफ की उम्मीद थी। अगर डीजल प्राइस को कम कर दिया जाता, वैट को जो है कम कर दिया जाता सब्सटेंशियली, तो उससे क्या होता? सबसे पहले तो किसान भाइयों को रिलीफ मिलता। किसान भाइयों के लिए डीजल इज लाइक लाइफ ब्लड। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से कि डीजल प्राइसेस कम किए जाए। फिर गृहिणी, हमारी बहनें, हाउसवाइफ, जिनको आज जिनके लिए जंजाल बना हुआ है, सब्जियां हो, चाहे दालें हो, चाहे दूध हो, वो सस्ता हो जाता। उसके अलावा इंडस्ट्री एक्सटेंसिवली डीजल को यूज करती है, तो इंडस्ट्री के लिए रिलीफ मिल जाता है। तो जो वैट का कंसेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। इंडस्ट्री के लिए जो स्टिमुलस की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे, सॉफ्ट की बात कर रहे थे, वो चीज हमें दिखाई नहीं दी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जितना एलोकेशन होना चाहिए था उस तरह का एलोकेशन नहीं दिखा। मानता हूं कि कोरोना के बैकड्रॉप में स्टेट के पास कलेक्शन उतनी ज्यादा नहीं हुई, बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था
बिकॉज हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम में डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए थी। नेशनल जो बजट के अंदर पूरे कंट्री के लिए ग्रोथ प्लान की गई है, 11% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ जो है प्लान की गई है इस साल के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बजट में, नेशनल बजट के लिए। अब उसके अंदर आजादी के बाद की सबसे बड़ी ग्रोथ हमारे देश के बजट में हम प्लान कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस बार हम अपने देश के जो है जीडीपी ग्रोथ में एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल। इस बजट में अनाउंस किया गया कि जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज होगी कि देश की फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ होगी आजादी के बाद की। तो हरियाणा जैसी स्टेट को तो उसमें कैटलिस्ट होना चाहिए था, ताकि जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट होती, पर कैपिटा इनकम के अंदर जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ आती वहां पे। तो वो ग्रोथ की जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रोथ के ऊपर फोकस होना चाहिए था, जिस तरीके से हरियाणा को कैटलिस्ट का काम करना चाहिए था, वो चीज उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही। ठीक है। उसके अलावा लगाया जाए कि एग्रीकल्चर के अंदर ठीक है किसान मित्र लाया गया, लेकिन हमारे किसान भाइयों की यील्ड बढ़ाने के लिए जो चाहिए था कि उनकी उपज को हम बढ़ाया जाए, स्टोरेज कैपेसिटी उनके लाई गई है, यील्ड बढ़ाने के लिए जो एलोकेशन होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं रिलीफ है, लोगों को राहत पहुंचाई गई है, लोगों को राहत की भी जरूरत थी, बट साथ ही साथ ग्रोथ बजट का जो फाइनेंशियल एक्सरसाइज होती है एक बहुत बड़ी, उसके अंदर ग्रोथ देने का एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, वो ग्रोथ उस तरीके से नहीं। और 10 सेकंड लास्ट ये लूंगा, अब ये जो इतने सारे रिलीफ मेजर्स किए गए हैं उसके लिए धन कहां से आएगा, मैं ये भी जो है हरियाणा सरकार से पूछना चाहूंगा। खट्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जनता का बहुत ध्यान रखते हैं, बट मैं ये समझना चाहूंगा अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति है तो अगर मुझे क्लैरिफाई किया कि इतनी एलोकेशन तो की गई है, ऑलरेडी इतना ज्यादा डेट है, जब कमाई को लेकर उतने बड़े इनिशिएटिव नहीं हुए तो इतने बड़े आउटले जो है कहां से आएंगे, रिसीवेबल कहां से बढ़ेंगे, इनकम कहां से बढ़ेगी, वो चीज भी देख रहे हैं। क्योंकि बजट का एक हिस्सा होता है खर्चा, कि कहां कहां आप एलोकेट कर रहे हैं, बट उस खर्चे के लिए उतना पैसा या उतना धन भी होना चाहिए। तो वो धन जो है, इनकम की इंक्रीज कहां से होगी, ये एक मेरा सवालिया निशान है। इसमें मैं चाहूंगा अगर बीजेपी का कोई मित्र हमारे साथ है या फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई हमारे साथ जुड़ सकता है तो उस चीज पे भी क्लैरिफाई करे। ठीक है। बिकॉज आज की तारीख में फंड्स की उस तरीके की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है। डेफिसिट है, लोन बहुत ज्यादा है हरियाणा पे। ठीक है आकाश जी। रंजीता मेहता जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रंजीता मेहता जी, सवाल एक तो आकाश जिंदल जी ने जो पूछा है वो है ही, लेकिन सवाल ये भी है जो विपक्ष लगातार कर रहा है कि फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, घाटा और कर्ज इस हद तक बढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर से बजट की जो रूपरेखा है वो बड़ी है, कैसे मैनेज करेगी सरकार? देखिए, ऐतिहासिक बजट लाने के लिए सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ कि कोरोना काल की इस महामारी के बावजूद इतना अच्छा और ऐतिहासिक बजट लेकर वो आ रही है। इसमें सबसे खूबसूरती इस बात की है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और हर इंडस्ट्री, हर तरह के जो 75 डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको छुआ गया है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको छूता रखा गया है, जिसको छुआ नहीं गया है, जिसके ऊपर गौर ध्यान नहीं दिया गया। जहां पर हरियाणा की जीडीपी अगर मैं बात करती हूँ 2014-15 की, मात्र 3.99 लाख करोड़ थी, आज वो जीडीपी कोरोना काल के बावजूद 2020-21 के अंदर 8.58 लाख करोड़ है, जो बहुत ही सराहनीय है। जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी 3697 करोड़ जो पर 2013-14 के अंदर जो इनकम थी, आज वो बढ़कर 7000 करोड़ हो चुकी है। अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि पैसा आएगा कहाँ से, कल भी मैंने आपको बजट एलोकेशन का बताया था कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, केंद्र से हमें इस टोटल बजट का 16.21% जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग से हमें मिलता है। उसके अलावा 29 में जो अन्य लेन देन की स्कीम्स है उससे हमें 32.8% मिलता है। उसके अलावा राज्य की करों से जितने भी कर हम टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, उससे हमारा जो राजस्व है 37.61% जो है वो हमें वहां से मिलता है। उसके अलावा जो गैर कर है, गैर राजस्व कर है, उससे हमें 11.14% हमारी इनकम होती है। और उसके अलावा जो अन्य राजस्व प्राप्ति है उससे हमें 2.96% मिलता है। आज बात करते हैं हम एमएसएमई की, जितनी भी एमएसएमई यहाँ पर जो 2019-20 में अगर मैं रंजीता मेहता जी एक सेकंड आपको रोक लूंगा, एक सेकंड में आपको रोकूंगा। आपने बता दिया कि यहाँ से इस तरीके से फंड अलोकेट होता है और आप इस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। अगर ऐसा होता, अगर इस तरीके से हो रहा होता तो फिर तो कर्ज ही नहीं होता कभी। देखिए, मैं आपको ये तो, अगर काम बढ़ेगा तो कर्ज भी बढ़ेगा। अगर सरकार की सोच बढ़ रही है, लेकिन आप तो ये बता रही है ना कि पैसे यहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके से इतना परसेंट यहाँ से आ जाता है, इतना परसेंट यहाँ से आ जाता है, इसका मतलब आप तो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ साकेत, रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट हो रहा है। कल आपने मुझसे एक चीज और भी सवाल किया था कि नई इंडस्ट्रीज कौन सी आई हैं,
कितना इन्वेस्टमेंट नया आया है वो भी मैं आपको दरबदर बताना चाहूंगी अगर आप चाहेंगे तो। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एमएसएमई की, अगर हम 14-15 का कंपैरिजन करते हैं, जहां पर 26,670 एमएसएमई जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते थे वो 3.49 लाख की करते थे, जबकि अब जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 लाख है। आज जिस तरीके से ग्रोथ हरियाणा कर रहा है, जिस तरीके से एडवांटेज ये है कि दिल्ली के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इसकी वजह से जितनी भी बाहर की स्विस कंपनियां हैं यहाँ पे पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और काफी स्विस कंपनियां तो यहाँ रंजिता जी एक सेकंड रुक रहा हूँ, एक सेकंड रुक रहा हूँ, एक सेकंड रुक रहा हूँ। एक चीज आकाश जिंदल जी, मुझे एक चीज बताइए, प्रति व्यक्ति आय का घटना क्या किसी प्रदेश के विकास की तस्वीर बताता है क्या? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम को लेके मेरा एक सवाल है कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा, एज माय फ्रेंड हैज सजेस्टेड, कि बिल्कुल दिल्ली के साथ तीन तरफ से छटा हुआ है, तो हरियाणा के अंदर तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ बहुत होनी चाहिए थी। कोरोना की वजह से हम सब, लेकिन उसी कोरोना के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने 11% की जीडीपी ग्रोथ, आप ही की पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11% जीडीपी ग्रोथ आजादी के बाद की सबसे बड़ी इस साल एंटिसिपेट की है। तो हमें यहां पे भी आपके यहां से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, बिकॉज हरियाणा का यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है। तो पर कैपिटा इनकम में तो हरियाणा को रोल मॉडल स्टेट होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है डीजल प्राइसेस। डीजल जो है, मेरी बहन जो जवाब दे रही है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप खुद एक महिला है, हर महिला के लिए दूध, सब्जियां होता है, फॉर इंडस्ट्री डीजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Diesel is like lifeblood for our agriculturist brothers. So, madam, VAT reduction, you have not answered my question on VAT reduction. Secondly, when your own party, which is in central government, is planning 11% GDP growth, which will be the fastest after independence, how come we are not expecting that sort of growth in per capita income? ठीक है, इस पर जवाब रंजिता जी से भी लेंगे और मनदीप बिश्नोई से भी लेंगे, आकाश जिंदल जी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है प्रदेश में। जितेंद्र चंदेलिया जी के पास चलते, जरा कांग्रेस के पास चलते, एक बार जरा कांग्रेस का रुख करते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, ठीक है आकाश जी मैं लौट रहा हूँ। जितेंद्र चंदेलिया जी, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? आकाश जी लौट रहे हैं आपके पास। इनकम बढ़ेगी तो साकेत ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आई कांग्रेचुलेट साकेत फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो उससे आपका लोन कम हो जाएगा, दैट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन आस्क्ड बाय साकेत, कि उससे आपका लोन अपने आप कम हो जाएगा। लोन कम होगा तो इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, इंटरेस्ट बर्डन कम होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ दे पाएंगे। खट्टर साहब बहुत अच्छे सीएम है, आम आदमी के विकास के लिए सोचते हैं, मैं इस बात पे आपके साथ हूं, रिलीफ आपका बजट दे रहा है, बट इनकम को लेके मेरे सवालिया निशान है, प्लीज आंसर दीजिए। ठीक है, जितेंद्र चंदेलिया जी पहले आप इस बजट पर अपना रिएक्शन दें, फिर उसके बाद बीजेपी और जेजेपी के पास चलेंगे। साकेत जी, जो आज हरियाणा का जो बजट पेश किया गया है मेरे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ साकेत जी, सबसे पहले जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं होती किसी भी या देश के, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। साकेत जी मैं बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की मैं बात, 8,731 करोड़ जो स्वास्थ्य के लिए हमारे बजट में निर्धारित राशि की गई है प्रदेश की जनता के लिए, स्वास्थ्य को सही करने के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षाओं को ठीक करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही कम राशि यहां पर प्रदेश में की गई है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर और खासकर हरियाणा में पंचकुला, गुड़गामा, फरीदाबाद के अंदर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में किस तरीके से एक आम व्यक्ति को सफर करना पड़ता है, उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, उसके पास इतना संसाधन नहीं होता कि अपने घर के किसी व्यक्ति को आपातकाल में वहां पर कोई बड़ा इलाज वो करा पाए। तो सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की और भाजपा जजपा की डबल इंजन की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवा अच्छी दी जाए। लेकिन 7,731 करोड़ के बजट में मैं समझता हूं वो संसाधन और वो सुविधाएं अस्पताल में आप मुहैया नहीं करा सकते। मैं बादशाह खान अस्पताल का मैं जिक्र करूंगा, जिसका आपने नाम यहाँ पर बदल दिया है फरीदाबाद में, नाम तो आप पूरे देश में बदल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं जो इक्विपमेंट और जो सर्जन, जो डॉक्टर और जो संसाधन अस्पतालों में चाहिए, तो कम से कम जो बजट है वो 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए था।
जो 25,000 करोड़ से ना करके बहुत ही कम 7,731 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर सरकार ने जो बजट पेश किया है। और जो किसान की मैं बात करूंगा, किसान की आय दोगुनी करने की जो ये बात कर रहे हैं साकेत जी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और छलावा है। किसान की आय कैसे दुगनी कर पाएंगे? ये T2+50 ये नहीं दे पाए, MSP ये नहीं दे पाए अपने काले कानूनों में, कहीं भी MSP का जिक्र नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट पर तो उन्होंने हलफनामा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इनके सॉलिसिटर जनरल ने 2015 में दे रखा है किसान मजदूर के खिलाफ। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा की मैं बात करता हूँ, हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए मैं बात करता हूँ, हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए 100 करोड़ का जो बजट जो है वो SYL का पानी लाने के लिए प्रावधान किया गया है। आज अगर हम बात करते हैं बजट एलोकेशन की, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोरोना वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने में हमारे हरियाणा ने पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और आज जिस तरीके से हमने कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर फ्री जो कोरोना वैक्सीन दी है, आज जनता जनार्दन, आज यहाँ के बुजुर्ग, आज यहाँ की माताएं, आज यहाँ की गरीब जनता आज धन्यवाद करती है हरियाणा सरकार का। उनके बाद बयान करती है आज जो ग्रोथ। अच्छा, एक बार आप दोनों को जरा रोक रहा हूँ, आप दोनों को एक बार रोक रहा हूँ। मनदीप बिश्नोई जी का रुख कर लेते हैं, मनदीप जी का रुख कर लेते हैं। चंदेलिया जी 1 सेकंड रोक रहा हूँ, चंदेलिया जी 1 सेकंड, चंदेलिया जी 1 सेकंड, चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, चंदेलिया जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, लग चुकी है, इंडोलिया यहाँ पर लग चुका है। रंजीता जी, एक सवाल मैं मनदीप बिश्नोई से ले लूं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। मनदीप जी, आप गठबंधन में साझेदार हैं, लेकिन आप लोग जाने जाते हैं स्पष्ट तौर पर बोलने के लिए। क्या संतुष्ट हैं इस पूरी तरह से इस बजट से, या जिस तरीके से आकाश जिंदल जी ने भी कुछ कहा कि कुछ कमियां रह गई, कोशिशें तो की गई लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जहां पर किया जा सकता था और कुछ? साकेत, जब वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रारंभ हुआ था तो कोविड के उस दौर में, उस महामारी के अंदर शुरुआत हुई थी इस वित्तीय वर्ष की। इस वित्तीय वर्ष में ये लगभग कोविड की भेंट चढ़ गया। इसके होते हुए भी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने पिछले बजट से 13% ज्यादा का बजट है, 1,55,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, वो वास्तव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और निश्चित तौर पर आने वाला जो समय 2021-22 का है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया है, मैं मानता हूं कि हरियाणा के हर वर्ग के लिए ये बजट एक अच्छी खुशहाली का प्रतीक होगा। चाहे वो कृषक समाज से आते हो, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा का मामला हो, चाहे बिजली कंपनियों का लगातार घाटा कम करने की हरियाणा सरकार की कोशिश रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस प्रकार से रोजगार की बात है, 50,000 रोजगार निजी क्षेत्र में हर साल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र में निवेश भी हो रहा है। निजी क्षेत्र की जो फैक्ट्रियां हैं, जो विपक्ष के साथ ही कह रहे हैं, नहीं समझ सकता मनदीप बिश्नोई जी, मैं एक चीज ये नहीं समझ में आती है, कोई एक चीज तो बता दी जो यहाँ से जा रही है। मनदीप जी, प्रकार का काम ना करें। मनदीप जी, मुझे एक चीज समझाइए, आप प्राइवेट सेक्टर्स की इतनी गारंटी कैसे ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप 50,000 नौकरियां जो है उसका सृजन हर साल कर देंगे? आप सरकारी में लीजिए इसकी जिम्मेदारी, सरकार चला रहे हैं, आप प्राइवेट संस्था थोड़ी चला रहे हैं। साकेत जी, जब इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी, सर जब आएगी तब लगेगा। इंडस्ट्री तो नहीं, इंडस्ट्री आ ही रही है। इंडस्ट्री जा कौन सी रही है? नहीं, कौन सी नई कंपनी आ चुकी है? कौन सी नई कंपनी आ चुकी है? कुछ नाम बताइए ना। सरकार का धर्म होता है। देखिए, दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के एक युवा ओजस्वी नेता है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ मनदीप बिश्नोई जी, मुझे फिंगर टिप पे कुछ नाम बता दीजिए, फिंगर टिप पे कुछ नाम बताइए मुझे कि कौन सी कंपनी हरियाणा में आ चुकी है, सेटअप लगा लिया, कंपनी खड़ी है और इतना रोजगार हम दे रहे हैं वहाँ पे। कोई भी और प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अंदर रोजगार के साधन सृजन जब यहाँ। चंदेलिया जी 1 सेकंड, चंदेलिया जी मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप 1 सेकंड दीजिए। मनदीप बिश्नोई जी 1 सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए ना कि कौन सी कंपनी आपके 1-1.5 साल के कार्यकाल में आ चुकी है हरियाणा में? देखिए, मेरे पास निश्चित नहीं है। अभी दुष्यंत जी थोड़ी देर पहले प्रेस बाइट में बता रहे थे, आपने भी सुना होगा। सर कहीं तो ऐसी तस्वीर नहीं नजर आई ना हमें कि हरियाणा में ये नई फैक्ट्री आ चुकी है, ये नया प्लांट लग चुका है, वहां पर काम शुरू हो चुका है।
मदरी मीट नहीं लगा पाए, युवाओं को रोजगार देने के लिए प्राइवेट सेक्टर में दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, रंजीता मेहता जी इसका जवाब देना चाह रही है। आकाश जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। रंजीता मेहता जी बोलिए, चंदेलिया जी सुनिए रंजीता जी को, बोलिए रंजीता जी। मैं देती हूँ कौन कौन सी नई इंडस्ट्री आई है, सुजुकी की कंपनी जो है कंपनी ने और वो ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। मारुति का सबसे बड़ा यूनिट एक और नया जो है हमारे यहाँ पे रिवाड़ी के अंदर बन रहा है। हिडाल्को इंडस्ट्री ऑलरेडी नई हमारे पास अभी आई है। नेस्ले ऑलरेडी अपना यहाँ पर एस्टैब्लिश कर चुकी है। उसके अलावा कंपनियों ने अपने ऑफिस बनाए हैं यहाँ पर, जिससे 16,000 रंजीता जी मतलब अभी तक आई नहीं है ना, आ रही है। मालिक है अब बाजार के, कहाँ काम शुरू हो चुका है, कहाँ काम शुरू हो चुका है? नई फैक्ट्रीज में कितने हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिल चुकी है? यहाँ पर आ चुकी है, उन्होंने 16,000 नौकरियां दे दी हैं। आप यही तो सुनना नहीं चाहते। ऑलरेडी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक दिन में पूरा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक घर बनाने से है कि पहले आप ये 16,000 जो नौकरी आप दे रही हैं, ये जो 16,000 का आप दावा कर रही है रंजीता मेहता जी, ये 75% आरक्षण के तहत हुआ था क्या? ये जो 16,000 नौकरी की आप बात कर रही है 75% आरक्षण के तहत है? नहीं दे पाए, आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए, आप सुरक्षा नहीं दे जितेंद्र पाए। जी एक सेकंड, जितेंद्र जी एक सेकंड, जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र चंदेलिया जी एक सेकंड, 9,000 करोड़ का राजस्व, जितेंद्र चंदेलिया जी 2 लाख करोड़, जितेंद्र चंदेलिया जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, साकेत जी मेरा एक सवाल है, 2 रंजीता जी एक सेकंड, चंदेलिया जी एक प्रदेश सेकंड, की जनता पर बोझ है, चंदेलिया जी, प्रदेश की जनता पर 2 चंदेलिया लाख जी, करोड़ रुपए का जो बोझ है जितेंद्र हरियाणा चंदेलिया जी सरकार पर, एक सेकंड, जितेंद्र चंदेलिया जी एक सेकंड, थोड़ा सुनिए, भरेंगे। थोड़ा होल्ड कीजिए ना जितेंद्र चंदेलिया जी। रंजीता मेहता जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, जितेंद्र चंदेलिया जी अभी रंजीता मेहता जी आपको ये बताएंगे कि हरियाणा में इनके कार्यकाल में कहां नई फैक्ट्री आ गई है। आप सुन लीजिएगा एक बार, उसके बाद फिर मैं आपका काउंटर लूंगा। आप सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद काउंटर दीजिएगा, बीच में नहीं। रंजीता मेहता जी फिर से एक बार बताइए कहां पर फैक्ट्रियां आ चुकी हैं? सुजुकी की कंपनी झज्जर में ऑलरेडी आ चुकी है। पैनासोनिक कंपनी 76 एकड़ में झज्जर के अंदर अपना वहां पर पूरा ऑफिस बना चुकी है। मारुति ऑलरेडी रिवाड़ी के अंदर अपना बिल्डिंग पूरी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार होने के बराबर हो चुका है। हिडाल्को ऑलरेडी आ चुकी है, नेस्ले ऑलरेडी आ चुकी है। स्विस फर्म ने अपने 34 ऑफिस खोलकर 16,000 नौकरियां ऑलरेडी दे चुके हैं। ये जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, इसका हर स्टेजेस होती है। घर का एक मकान भी बनाते हैं, वो भी एक दिन में नहीं बन जाता, उसको भी बनने में साल लग जाता है। पहले नींव लगी जाती है, फिर पहला लेंटर डलता है, फिर दूसरा लेंटर डलता है। इसी तरीके से 17,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 1.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर आ चुका है। ये वो बातें मैं कर रही हूँ जो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, आप जवाब लेते हैं वाली है। जितेंद्र चंदेलिया जी का। सुन लीजिए क्या क्या आने वाला है। हाँ ठीक है, नहीं जो आ चुका, जब वो आ जाएगा तब उस पर बात करेंगे। जब वो आ जाएगा रंजीता जी तब उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अभी कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी का रिएक्शन सुनिए। रंजीता जी आप रिएक्शन सुनिए, बोलिए जितेंद्र जी। देखिए मैं आपको फरीदाबाद जो मेरा अपना शहर है, मेरा अपना पैतृक शहर है, मैं उससे बताना चाहता हूँ। IMT फरीदाबाद से और फरीदाबाद की और जगह जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां से उद्योगों का पलायन हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 9,500, आप इनको म्यूट कीजिए। मैंने सुना आपके कहने से साकेत जी, मैंने इनको सुना। ठीक है, लेकिन जितेंद्र चंदेलिया जी, ठीक है, रंजीता जी एक सेकंड, रंजीता जी एक सेकंड, मैंने इनको सुना आपके। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी एक तो मैं नहीं चाहता कि आप कांग्रेस फरीदाबाद के प्रवक्ता के तौर पर नहीं है, कांग्रेस हरियाणा के प्रवक्ता के तौर पर है। तो रंजीता मेहता जी ने जो बातें की हैं, रंजीता मेहता जी ने जहां जिस लोकेशन पर बताया है कि यहाँ फला कंपनी आ चुकी है, अगर आप उस बात को डिनाई करते हैं तो वो भी बताइए। और कौन कौन सी फैक्ट्री आपके वहां से फरीदाबाद से गई है, नाम के साथ बताइए जरा। जी मैं बताना चाहता हूँ। आइसर कंपनी यहाँ से पलायन हुआ है, आइसर कंपनी का, टेल्को कंपनी का पलायन हुआ है यहाँ पर, और यूकोन इंफ्रास्ट्रक्चर का पलायन यहाँ से हुआ है। और दिन कितनी कंपनियां हैं जिनका यहाँ पर पलायन, 3 कंपनियां तो मैंने वो आपको बता दी हैं, जिन कंपनियों में 1 लाख के करीब लोग कर्मचारी काम करते थे, जिनका रोजगार कोरोना काल में छीना गया है। और मैं बताना चाहता हूँ उससे पहले
इनके भाजपा जजपा के गठबंधन की इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में कोई भी मदर यूनिट हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक भी मदर यूनिट हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं लगाई गई है। और 75% ठीक है। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी 1 सेकंड रोक रहा हूं आपको। चंदेलिया जी 1 सेकंड रोक रहा हूं। चंदेलिया जी 1 सेकंड, बेईमानी है। चंदेलिया जी 1 सेकंड। आकाश जी बोलिए। मैं एक सवाल जो काफी देर से ड्यू है मेरी बहन रंजीता जी से और मेरे मित्र मनदीप जी से। देखिए, आप दोनों के नेताओं की मैं बहुत इज्जत करता हूं। खट्टर साहब एक बहुत अच्छे सीएम हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। जहां तक चौटाला साहब की बात है, मेरे खुद के मित्र हैं, कई बार उनसे जो है हरियाणा को लेके मेरी ग्रोथ की चर्चा हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी सरकार को अच्छी सरकार मानता हूं, वेलफेयर का बजट है, बट मेरा क्वेश्चन टिल नाउ इज अनआंसर्ड। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डीजल प्राइसेस। Number one, if we talk about agriculturists, now both of you always say that we have sympathy, we want to help the agriculturists. हमारे अन्नदाता की मदद सेवा करना चाहते हैं, दोनों पार्टियों की क्लेम है। डीजल पे वैट रिडक्शन क्यों नहीं आई? बहुत बहुत बड़ा मुद्दा था। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय सिस्टर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरा बात आ जाती है हाउस वाइफ, हमारी सब्जियां और दूध सब कुछ जो है डीजल की वजह से महंगा है, उसमें क्यों नहीं प्राइस रिडक्शन आई? अगर डीजल कम हो जाता, वैट कम हो जाता, तो उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती, इंडस्ट्री के लिए स्टिमुलस आ जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आज पर्सनल व्हीकल्स के लिए हरियाणा में लोगों के पास 2 व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, उसके लिए पेट्रोल बहुत रेलिवेंट है। ऑलरेडी पेट्रोल डीजल बहुत हाई लेवल पे है। तो हरियाणा जैसी स्टेट से जहां इतनी इंडस्ट्री आ रही है, जो मेरी बहन ने बताया, जहां इतनी ग्रोथ है जो क्लेम कर रही है, वहां वैट रिडक्शन होनी चाहिए थे आम आदमी को रिलीफ देने के लिए। तो मेरा ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, तकलीफ है मुझे कि वैट रिडक्शन इस बजट में नहीं आई। दूसरा, लोन रिडक्शन। अगर हम लोन रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? वेलफेयर के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा बचता। तो ये लोन रिडक्शन का इनकी सरकार के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? किस तरीके से लोन रिडक्शन करेंगे ताकि वेलफेयर के लिए आपके पास पैसा बच सके? वेलफेयर के लिए अभी भी आपका बजट अच्छा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपका बजट आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला है, बट ग्रोथ की कमी, इंडस्ट्री जो आ रही है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं, बट इंडस्ट्री के लिए स्टिमुलस दिया आपने, सॉफ्ट और इंसेंटिव्स क्या दिए? एक तो जो ऑटो पायलट मोड पे आ रही है वो तो ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, और प्लीज इसका मुझे आप पॉइंट वाइज रिप्लाई दीजिए। जवाब लेते हैं रंजीता जी। पहली बात तो मैं इनके लोन की चीज का जवाब देना चाहूंगी। जितना कर्जा हम ले सकते थे, हमने उससे 0.75% कम लिया है। हमने बफर स्टॉक रखा है कि फ्यूचर में अगर हम कोई नई इंडस्ट्री, नया उद्योग लाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा हमारे पास एडवांस में पड़ा है, जो हमने अनयूटिलाइज छोड़ दिया है। और जहां तक बात करते हैं डीजल प्राइसेस की, कि उसके ऊपर हमने वैट कम किया। सबसे पहले तो आपको पूरा लिंक है और 89% कच्चा तेल हम तैयार करते हैं। आज थोड़ा सा है मैडम, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम वैट की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ डिफरेंट टॉपिक, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट वैट। क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, प्लीज स्पीक ओनली अबाउट वैट। अगर मैं भाजपा अगर मैं उनकी वैट की करती हूँ और यहाँ पर जो पैरेलल कॉन्फ्रेंस अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, यहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स हैं, यहाँ पर 84, 86, मैक्सिमम 87.67 है। और अगर मैं बात करती हूँ बाकी सरकारों की, जहाँ पर अलायंसेज और कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर मिनिमम रेट शुरू होता है 90 रुपए से और खत्म होता है 97 रुपए में। तो हम तो ऑलरेडी, अगर बाकी सरकारों से कंपैरिजन करते हैं, हम तो ऑलरेडी वैट कम ले रहे हैं। हाँ, आगे भी हमारी पूरी कोशिश है कि इन वैट्स को और भी कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। और जहां तक गैस की बात है, जो रसोई घर की बात कर रहे थे कि आम गृहिणी जो है इससे त्रस्त होती है, गैस महंगी है, तो आपको बताना चाहूंगी 59% जो गैस है वो हम आयात करते हैं। इसी के सुधार के लिए हमने गैस पाइपलाइन जो है वो जमीन के अंदर उनकी बिछाई शुरू कर दी है और कुरुक्षेत्र में इसका काम शुरू हो चुका है। जो गैस हमें 55 रुपए किलो मिलती है, वही गैस हमें 15 से 20 रुपए में मिलेगी और कंज्यूमर के पास वो 25 रुपए में पहुंच जाएगी, जिससे कि गैस का जो रसोई का खर्चा है वो इमीडिएटली कम होगा और राहत मिलेगी। हम ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तेल का रेट कम नहीं करने के लिए हम कुएं खोदने के लिए यहाँ पर 11,000 करोड़ का जो फंड है पूरे देश के अंदर एलोकेट किया गया है, ताकि हम अपने कुएं खुद खोदें, ताकि हमें तेल बाहर से आयात ना करना पड़े। आज ऑलरेडी सरकार इस पे काम कर रही है, ना कि जिस तरीके से कांग्रेस साल में भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस तरीके से वहां पर जितना भी बजट होता था मैक्सिमम
मैक्सिमम उसकी कमाई जो है नेताओं की जेब में जाती थी। आज एक एक रुपया गरीब जनता पर लग रहा है, एक एक पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहा है, एक एक पैसा जो है वो डेवलपमेंट पर लग रहा है। ठीक है, इसका जवाब जरा एक बार मनदीप बिश्नोई जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद आकाश जिंदल जी आपके पास आता हूं। मनदीप जी। जी साकेत, वैसे तो सारी बातें हमारी बहन रंजीता ने बता दी, लेकिन बार बार आकाश जिंदल जी का एक सवाल है कि डीजल पर जो टैक्सेस है वो प्रदेश सरकार की तरफ से घटाया जाए। रंजीता जी ने एक बात स्पष्ट तौर पे बता दी कि हरियाणा के अंदर जो टैक्स है, जो पड़ोसी राज्य है उनसे कम फिर भी टैक्स है, लेकिन आने वाले समय में जब जनता की डिमांड है और बहुत से अर्थशास्त्री भी इस प्रकार की डिमांड्स कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर भी ये बात है कि इन पर अगर टैक्सेस घटाया जाए तो आम जनता को इसमें राहत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से इस तरह के फैसले लिए जाएं ताकि आम जनता को इसमें राहत मिल सके। और जहां तक मेरे भाई कांग्रेस के बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ गया, जितेंद्र जी, ये कर्ज आज बढ़ गया? 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो 80-90 हजार करोड़ रुपए प्रदेश की जनता पर कर्ज था, और वो उस 5 साल के दौरान, क्योंकि जिस वक्त उस 9 साल के दौरान आया था जब आप सत्ता में थे, उससे पहले इस प्रदेश पर कर्ज नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जो कर्जा है वो कर्जा हम चुकाने में सक्षम हैं, और वो कर्जा उस वक्त तक का बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट जो कुछ बढ़ रहा है उसको लेकर के इतना कर्जा हो गया। फिर भी अभी रंजीता जी ने बताया कि जितना हम कर्जा ले सकते थे उसका हमने कम लिया हुआ है। आज भी हमने अपना बफर स्टॉक रखा हुआ है, और निश्चित तौर पे जो प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में निरंतर जनहित में फैसले ले रही है। आज जन जन इस सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि आज इंडस्ट्री है उसमें विकास हो रहा है। बुढ़ापा पेंशन है वो 2500 रुपए की जा रही है, उससे भी आमजन को राहत मिल रही है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर लगभग 9.25 लाख किसानों ने अपना पंजीकृत कराया है। जो एमएसपी पर जो फसलें खरीदी जा रही है पूरे प्रदेश में, पिछले जो वित्तीय वर्ष है उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी गई है, और आगे इसके अंदर भी बढ़ोतरी की गई है लगभग 15 से 20%। तो मैं मानता हूं कि किसी प्रकार का संकोचित होने की, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई घबराने की जरूरत है। ये आशा से भरा हुआ बजट है, और हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है निरंतर वो जनता के लिए, जनहित के लिए निरंतर फैसले लेते रहेगी। जो भी कमियां इसके अंदर दिख रही, जिस प्रकार से बार बार एक जिक्र आ रहा है कि डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकार है ये इस पर भी जल्दी कोई फैसला। जितेंद्र चंदेलिया जी, अब आप बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 9,500 करोड़ रुपए का राजस्व को घटा हुआ है, और 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो प्रदेश की जनता पर है, जो कर्ज हरियाणा सरकार पर है, जो भाजपा जसपा की सरकार पे है हरियाणा के अंदर, क्या उस बोझ से ये प्रदेश की जनता को उभार पाएंगे? पहली बात। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बुढ़ापा पेंशन पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला साहब ने बड़ी बड़ी दलीलें दी थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन हम देंगे, जो 2500 रुपए का ये बजट में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिक्र कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वादा खिलाफी प्रदेश की जनता से भाजपा जसपा की डबल इंजन की सरकार ने की है। और तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 10,000 रुपए देने का जिक्र इन्होंने अपनी घोषणाओं में किया था, जो बजट के अंदर एक भी बार बेरोजगार युवाओं के लिए इन्होंने एक बात नहीं की, जो इनसे छूट गया। बजट के अंदर बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की कहीं बात नहीं हुई। मेरा फसल मेरी बीमा, मेरे साथी जो अभी कह रहे थे जसपा से, मैं बताना चाहता हूं, 1.5 लाख किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर कपास की फसल मौसम की मार से जो तबाह हुई, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान को 1.5 लाख किसानों को मेरी फसल मेरी बीमा जो योजना है इनकी धरातल पर, जो कोई भी योजना वैसे इनकी काम नहीं करती हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा जसपा की सरकार है, सिर्फ इनके बयानबाजी और भाषण होते हैं। तो मेरे 1.5 लाख किसानों को, प्रदेश के 1.5 लाख किसानों को वो मेरी फसल मेरी बीमा योजना का कहीं भी लाभ नहीं मिल पाया। तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज बजट जो लोभ लुहाना जो बजट इन्होंने पेश किया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, मैं इस बजट को तब मानूंगा तब ये बजट सही मायने में धरातल पर सच्चाई में लोगों तक इसका फायदा पहुंचता है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने देश में बढ़ाए हुए हैं, वो किसान को मारने वाले हैं। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है जो मौजूदा हालात और इस बजट के ऊपर
कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। आप इस समय मालिक हैं अब बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात सुनाई नहीं देती। भाजपा जसपा की डबल इंजन की सरकार जो हमारे प्रदेश के अंदर है, हरियाणा प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को युवाओं की रंजीता मेहता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मजदूरों की आवाज सुनाई नहीं देती। रंजीता मेहता जी, ये बजट एक पॉइंट तो है, प्रदेश की जनता इसको ठीक है चंदेलिया जी, ठीक है, हो गया चंदेलिया जी, हो गया आप स्वास्थ्य, ठीक है चंदेलिया जी, ठीक है ठीक है जितेंद्र चंदेलिया जी, अब जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं जितेंद्र चंदेलिया जी, ठीक है आप जवाब ले लेते हैं। रंजीता मेहता जी, हाँ रंजीता जी बोलिए, ठीक है रंजीता जी। योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारी भत्ता जिसकी बात अभी चंदेलिया जी कर रहे थे, उसके अंदर 3,53,950 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसके तहत उनको 9,000 और 7,000 रुपए जो है सरकार बकायदा दे रही है, पोस्ट ग्रेजुएट को भी और ग्रेजुएट को भी। और जहाँ पर मेरी फसल मेरी जोड़ा की बात करते हैं, जहाँ पे फसल बीमा योजना की बात करते हैं, आज हमारी सरकार ने, आज किसानों को जाकर पूछिए, जहाँ पर 6,000 रुपया मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं और 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं। आज एक छोटा किसान जिसके आगे 6 बच्चे हैं, वहाँ पे उस बच्चे को अगर 2-2 मरले जमीन भी मिली, आज उसके घर के अंदर 36,000 रुपया जो है वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, 36,000 रुपया प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आज वो एक खुशहाल जीवन, पर आप लोगों के पेट में दर्द है। आज भवंतर भरपाई योजना के तहत आज सरकार ने एक डाक जोन वाली जो जगहें थी वहाँ पर कृषि जी बोलिए। एक पॉइंट जो किरण चौधरी भी रख रही थी, उस पॉइंट का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता जो देने की बात की गई थी, उस तरफ सरकार क्या सोच रही है? बकायदा दे रही है साकेत। 3,53,905 युवाओं ने उसके अंदर रजिस्टर किया है अपने आप को। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 9,000 रुपए मिल रहा है और जो ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपए मिल रहा है। तो बकायदा बच्चों के अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है। सारे आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इस बार ऐसे नहीं विपक्ष से मुद्दा क्यों बना रहा है? होकर जो नेताओं के जेब पर पैसे जा रहे थे, विपक्ष से मुद्दा क्यों बना रहा है रंजीता मेहता जी? विपक्ष मुद्दा क्यों बना रहा है इसे? उनके पास तो झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम तो आंकड़ों में बात करते हैं। अगर मैं जो आंकड़े आपको दे रही हूँ इसमें कुछ भी झूठ हो तो आप मुझे चैलेंज कीजिए। जरा जितेंद्र चंदेलिया जी को काउंटर कर लेते हैं एक बार। 6,000 रुपया मुख्यमंत्री जी और 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं। अभी जो फसलें खराब हुई थी उसका 118 करोड़ रुपया ऑलरेडी डीसीसी के अकाउंट में। एक बार रंजीता जी एक सेकंड रुको, रंजीता जी एक सेकंड, चंदेलिया जी जितेंद्र चंदेलिया जी रंजीता जी एक सेकंड, चंदेलिया जी, रंजीता मेहता आंकड़ों के साथ कह रही है कि कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? 3,53,950 बता दीजिए सर, वो तो आंकड़ा दे रही ना 3,53,000। हम आपकी तरह नहीं करते जनाब। 22 के 22 जिलों के युवाओं को पैसा मिल रहा है और 3,53,950 युवाओं को पैसा मिल रहा है। हम तो कहते हैं तो करते हैं आपकी तरह लूट खसूट करके नेताओं की जिंदगी में। यहाँ पे सब कुछ काम हो रहा है। हर चीज IT लिंक है, हर चीज माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, उपेंद्र से मुटा जी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसी दिन से देश के बेरोजगार किसान मजदूर की आवाज उठा रहा है। जितेंद्र चंदेलिया जी, संघर्ष करता रहेगा। रंजीता मेहता जी, युवाओं को ठीक है। मनदीप बिश्नोई जी, मैं एक बार चाहता हूं कि आप इस, आकाश जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। बिश्नोई साहब, इस बेरोजगारी भत्ता को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सक्षम योजना के तहत जिस प्रकार से युवाओं को 100 घंटे का रोजगार दे करके और वो पेमेंट जो 6,000 9,000 रुपए बेरोजगार युवाओं को एक सक्षम योजना के तहत एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इन्हें वो दिखाई नहीं देगी। इन्हें तो केवल और केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम याद है, G23 का नाम याद नहीं है, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में मीटिंग करके इनके कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।
आज कांग्रेस अपने घर से घर तो संभाले पहले, उसके बाद में बात कीजिए। प्रदेश की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार को दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी उस अपनी जिम्मेवारी को, अपने दायित्व को पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आपने बीमा राशि का जिक्र किया, क्लेम का जिक्र किया, 2980.74 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि का लाभ हरियाणा प्रदेश के किसानों को पाया है। क्या बात कर रहे हैं आप इस प्रकार की? आपकी सरकार इसमें राजस्थान में है, वहां का किसान बाजरा आकर के हरियाणा प्रदेश में बेच रहा है। आपको देलिया जी, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सवाल पूछने चाहिए। हरियाणा प्रदेश की भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार है, ये जनहितैषी है, किसान हितैषी है, कृषि समाज को आगे ले जाने वाली सरकार है। राजस्थान के किसान का बाजरा हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी, धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, मूंगफली पर एमएसपी पर खरीदी जा रही है। आपको और क्या चाहिए? ठीक है, अब आप दोनों को रोक रहा हूं एक बार, आप दोनों को रोक रहा हूं एक बार, उसको हम समझ सकते हैं। आकाश जिंदल जी के पास चलते हैं, आप दोनों को रोक रहा हूं। मनदीप जी ठीक है, जितेंद्र चंदलिया जी ठीक है, ठीक है, आकाश जिंदल जी बोलिए। आकाश जी बोलिए। सबसे पहले तो कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं अपने कांग्रेस के मित्र को। ग्रोथ दिख रही है मेरे मित्र, ऐसा नहीं है हरियाणा में ग्रोथ नहीं है। आज मैं यूएस में अपने मित्रों से बात करता हूं जो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। गुरुग्राम इज नोन इन न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, एवरीवेयर। तो ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ दिख रही है। NH1, आई रेगुलरली ट्रेवल ऑन NH1, मेरे हिसाब से सबसे प्रॉस्परस नेशनल हाईवे होगा देश का। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। हम तो सिर्फ यहाँ ये सुझाव दे रहे हैं हमारे मित्रों को कि ग्रोथ को बेटर कैसे बना सकते हैं, कि हरियाणा को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हरियाणा देश की ग्रोथ में ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ऑलरेडी हरियाणा के अंदर काम हुआ है जो कि अपरेंटली दिख रहा है। अब जो मेरी बहन बात कर रही थी, यहां वो ऑयल प्राइसेस की बात कर रही थी, यहां मैं उनको बिल्कुल प्रेम पूर्वक ये चीज रखना चाहता हूं। ब्रेंट क्रूड, वो तो मेरा फूड है जिसकी बात कर रही है, वो $64 पर बैरल चल रहा है। वहां मेरी बहन को बता दूं 22 अप्रैल 2020 को ब्रेंट क्रूड वॉज $20 पर बैरल, आज से 1/3। क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 1/3 थे? तो जहां ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की बात है उसके साथ कोरिलेशन पेट्रोल डीजल प्राइसेस का हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस हम चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं कि इन टैक्सेस को हमें रिड्यूस करना चाहिए। ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की स्टेट की। देखिए आज तो आपका बजट है, हम तो आपकी स्टेट से सवाल पूछेंगे, दूसरी स्टेट के साथ कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्टेट के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है जितना हरियाणा के पास है। तो हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपकी स्टेट का बजट है कि यहां आप वैट रिड्यूस कीजिए, एक झटके से बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा। तीसरी बात ये कर रहे हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री ऑटो पायलट मोड पे गुरुग्राम या और जगह पे आई है। मैंने सिर्फ ये प्रश्न पूछा था कि क्या इंसेंटिव्स आप दे रहे हैं, क्या सॉफ्ट्स आप दे रहे हैं, क्या स्टिमुलस आप दे रहे हैं कि इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर आए। बिकॉज हरियाणा एक बहुत जबरदस्त टॉपोग्राफी के साथ ब्लेस्ड है। अब DMIC की वजह से फिर ये लैंडलॉक भी नहीं रह गया है, पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी मुंबई के साथ। उसके अलावा कोलकाता तक भी एक कॉरिडोर बन रहा है जिसकी वजह से पोर्ट कनेक्टिविटी हो जाए। तो उस चीज को क्यों यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? मानता हूं भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं। ये जो नेशनल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गडकरी साहब के अंडर ही बन रहा है, तो इसके लिए भाजपा को मैं सल्यूट करता हूं। बट हरियाणा स्टेट के अंदर हम उसका फायदा उस तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे? तीसरी बात जो हमारी बहन ने की कि लोन हम उतना नहीं ले पा रहे। वो जो लोन है दैट इज द आउटर लिमिट ऑफ द लोन, नोवेयर इट इज स्टिपुलेटेड कि हमें उतना लोन लेना ही है। वो तो आउटर लिमिट है जिसके बियॉन्ड हमने नहीं जाना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि लोन जरूरी हो। लोन का रीपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट का कंपोनेंट आता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो इनकम्स के अंदर ईट इनटू करता है। चौथा सवाल मेरा अभी तक अनआंसर्ड है, GSDP में किस तरह का कंट्रीब्यूशन करेंगे हम कि 11% की जो GDP ग्रोथ देश की हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर हरियाणा आगे बढ़ चढ़ के आए। मैं तो चाहता हूं कि हरियाणा सबसे आगे रहे उसके अंदर। और दूसरा, पर कैपिटा इनकम में कितनी ग्रोथ हम दिखाएंगे इसके ऊपर डेटा होना चाहिए था, तभी तो हम 11% की GDP ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। भाजपा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जहां जहां हमें कमियां हैं, जहां जहां हमें सजेशन देनी है, वो तो एक ड्यूटी बाउंड सिटीजन की तरह, एक नागरिक की तरह हम सरकार का साथ दे रहे हैं। यहां हम सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि इकोनॉमी मेरा फील्ड है। तो उस नाते सरकार को जो ग्रोथ के अंदर विश्वास रख रही है हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
कि ये चीजें अगर करें तो ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, ये चीजें करें तो हाउसवाइफ की जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, किसान की जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, इंडस्ट्री की जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी। इंडस्ट्री के अंदर जो है कितने नए प्रोजेक्ट जो है इनके पास आए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो है काफी प्रपोजल देश में आए हैं। मैं अपने दोनों मित्रों से पूछना चाहूंगा, बीजेपी से भी और मेरे मित्र चौटाला साहब की पार्टी से भी, कितना एफडीआई जो है उसमें से हरियाणा के अंदर आए। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हरियाणा जो है देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत ग्रोथ करे। जहां तक राजस्थान जो और स्टेट्स के साथ है उसके साथ जो है आप वैट में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हरियाणा की जो है इकोनॉमी राजस्थान के मुकाबले एक अलग तरह के स्ट्रक्चर की इकोनॉमी है, अलग स्ट्रक्चर है, अलग आपका बैकड्रॉप है। इन चीजों पे जो है मैं जवाब चाहूंगा। रंजीता मेहता जी प्लीज। देखिए, बहुत अच्छे जो सुझाव हैं हमारे अर्थशास्त्री जी दे रहे हैं। मैं इनको बार बार यही कहना चाहती हूँ कि हरियाणा डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है हमारा, क्योंकि यहाँ के बच्चे इसलिए रोजगार नहीं पा पाते कि दे नॉट स्किल्ड वेल। उसके लिए स्पेशल स्किल यूनिवर्सिटी इतिहास में आज तक नहीं बनी थी, उसके ऊपर मनोहर सरकार ने जो है गौर किया है और सबसे बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनने जा रही है, जिससे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के रूप में सिखाया जाएगा। जो बेसिक पढ़ाई करने के बाद तो स्किल होंगे, वो उस फील्ड में माहिर होंगे ताकि उनको उस फील्ड में नौकरी दी जा सके। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि जो हमने लोन लिया है वो लोन हमने विद इन लिमिट्स लिया है, हम और भी ले सकते थे, पर अगर हम ज्यादा लोन लेते हैं तो कर्जा हमें उतना ही चुकाना भी है, पर हम अपनी चादर के अंदर ही ले रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके। और जो ये कर्जा लिया जा रहा है ये इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, हर चीज की डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है और हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। और जो बार बार आप डीजल और उसके रेट को कम करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, वो सुझाव हम आगे भी देंगे। और जो आप कह रहे थे साल के अंदर कम हुआ था रेट, तब हमने रेट कम क्यों नहीं किया? तो हमने कंपैरेटिवली कम किया था। उस समय सरकार ने अपना बफर स्टॉक जो है, जो हम पूरा अपना कंप्लीट कर सकते थे, हमने स्टॉक को भरने का काम किया है ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी जो देश के साथ कोई दिक्कत आती है तो कम से कम हमें तेल की कीमत का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम रेट जो है इनको 7 घटा सके, ताकि यहाँ के लोगों को डीजल और पेट्रोल सके। और जहाँ तक बात है नेशनल हाईवे की, जहाँ पर 20,000 की सड़कें जो है में बनती थी, आज वो सड़कें 44,000 किलोमीटर हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। नितिन गडकरी जी ने इसमें ऐतिहासिक काम किया है। नेशनल हाईवे की जो आप अभी तारीफ कर रहे थे, आज किसी भी सड़क पर चले जाइए आपको एक खड्डे नाम की चीज नहीं मिलती, जबकि पूरा हालत हो जाती है। जब चौगना टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, आज इसीलिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड है। एक तो जो हरियाणा है दिल्ली के साथ सटा हुआ है और यहाँ पर जो लोग धंधे अच्छे से चल सकते हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि सरकार क्या इंसेंटिव दे रही है, पंचकूला के अंदर ऑलरेडी कलेक्टर रेट जो है सरकार ने कम कर दिए हैं। वहाँ यहाँ पर अब कोई भी नया अस्पताल बनाने के लिए, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सरकार ने जहाँ पर वो करोड़ों में जो फीस थी, आज उसको घटाकर सिर्फ 17 लाख रुपए कर दिया है, जिसके तहत जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो बड़े अस्पताल है, वो आगे पंचकूला में आने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कैंसर हॉस्पिटल की, 2 नए कैंसर हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे बनने जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों लोगों की थेरेपी यही भी हो सकती है। एक सवाल करना चाहता हूँ, पशुपालन डेयरी जो पशुपालन और डेयरी जो कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके प्रति व्यक्ति जो आय पर भी जिसका असर पड़ता है, 1225 करोड़ रुपए जो कांग्रेस की सरकार में, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2200 करोड़ रुपए का जहां पर हमने बजट हमने दिया था पशुपालन डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और आय दुगनी करने के लिए, क्योंकि पशुपालन और डेयरी ये दोनों चीजें कृषि से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो 1225 करोड़ रुपए का घटा के इन्होंने बजट जो दिया है वो किसान को मारने का बजट है। और सिंचाई के लिए जो 5,081 करोड़ रुपए, 5,081 करोड़ रुपए, ठीक है, इसका जवाब ले लेते जल्दी से जवाब ले लेते, चर्चा को खत्म करने का वक्त पूरा कर लेने दीजिए। साकेत जी, आपसे प्रार्थना है मेरी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से मेरी जवाब नहीं मिल पाएगा आपको, फिर आपके सवाल पर इशू कर दूंगा। महिलाओं के लिए स्पेशल स्थान जो है वो आरक्षित करने जा रही है। आज स्पेशल जो है 3 लाख एकड़ के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती का विस्तार जो है आज तुम्हारी सरकार करने जा रही है। आज जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को आप लोग बढ़ावा देते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बजट पेश कर दिया गया है और अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और इसका कितना फायदा लोगों को मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।